की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नोएडा से ही खबर, जहां पर सुपरटेक ट्विन टावर केस मामले में नोएडा पुलिस ने अब एनओसी जारी कर दी है। विस्फोटक लाने की इजाजत दे दी गई है। नोएडा की तरफ से, पुलिस की तरफ से एनओसी जारी की गई है। हरियाणा के पलवल से लाया जाएगा विस्फोटक। 21 अगस्त को ढाए जाने हैं दोनों टावर्स। विस्फोट के जरिए किए जाएंगे ध्वस्त और इसको लेकर अब नोएडा पुलिस ने एनओसी जारी कर दी है। विस्फोटक लाने की एनओसी जारी की गई है क्योंकि ये विस्फोटक जो है वो हरियाणा से लेकर आया जाना है और इसी को लेकर ये एनओसी जारी की गई है। बातचीत करने के लिए हिमांशु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, अब एनओसी जारी कर दी गई है, कितना वक्त लगेगा विस्फोटक लाने में हरियाणा के पलवल से? देखिए, आपको बता दें कि देर रात एनओसी जारी कर दी गई है और ये विस्फोटक 2 तारीख को लगना था। फिलहाल क्योंकि फॉर्मेलिटीज एडिफिस की तरफ से देर से की गई थी, इसलिए फॉर्मेलिटी होने के बाद जब उसको वेरीफाई कर लिया, नोएडा पुलिस ने कल देर रात एनओसी जारी कर दी है। और एनओसी जारी करने के बाद अब जो चार्जिंग होगी, यानी जो डिमोलिशन प्रोसेस है, उसमें जो विस्फोटक लगाया जाएगा वो 3700 किलो विस्फोटक लगेगा, जिसमें रोजाना पलवल से नोएडा पुलिस एस्कॉर्ट करके यहाँ ट्विन टावर तक विस्फोटक लाएगी। विस्फोटक रोजाना लगाया जाएगा और जो विस्फोटक बचेगा वो वापस भी जाएगा। यानी ये रोज का प्रोसेस है और 15 दिन तक ये विस्फोटक लगाया जाएगा। और फिलहाल 21 अगस्त, क्योंकि अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है, लेकिन जो स्पष्ट किया गया था 21 अगस्त को 2:30 बजे ब्लास्ट होगा। 9 सेकंड में ये धराशायी हो जाएगा ट्विन टावर जो बनाया गया था अवैध रूप से। और अब सभी को ये इंतजार है कि जल्द से जल्द इसमें जो बारूद है वो आए और लगाया बिल्कुल। तो जाए। विस्फोटक लाने की भी एक प्रक्रिया होती है। अब नोएडा पुलिस ने इसको एनओसी दे दी है, यानी कि अब जो वहां पर हरियाणा है, हरियाणा के पलवल से अब विस्फोटक लाया जाएगा। उसके बाद एक एक दिन करके इसे फिट किया जाएगा, क्योंकि 21 तारीख को इन दोनों टावर्स को गिराना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए हिमांशु। और मुरादाबाद से खबर है, जहां पर पद का गलत इस्तेमाल करने पर फर्जी बुलडोजर एक्शन पर कार्रवाई हुई है। जांच के बाद एसडीएम घनश्याम वर्मा को सस्पेंड किया गया है। वर्मा पर आरोप था कि एक दुकान से फर्नीचर खरीदा, पैसे मांगने पर बुलडोजर की कार्रवाई की। शिकायत के बाद जांच हुई, इसके बाद एक्शन हुआ है। तो बड़ी कार्रवाई की गई है। जिस तरह से अधिकारियों में हनक देखने को मिल रही है, उसको लेकर यह बड़ी खबर कही जा सकती है। पद का गलत इस्तेमाल करने और फर्जी बुलडोजर मामले में एक्शन हुआ है। जांच के बाद एसडीएम घनश्याम वर्मा को सस्पेंड कर दिया गया है। वर्मा पर आरोप था कि एक दुकान से फर्नीचर खरीदा, जब दुकानदार ने पैसे मांगे तो उसके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई कर दी। इसी के बाद दुकानदार ने शिकायत दर्ज कराई, शिकायत की जांच हुई और इसके बाद एक्शन हुआ है। गाजियाबाद से खबर है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में विनित नाम का बदमाश घायल हुआ है। लूट की वारदात को यह अंजाम दिया करता था। अवैध हथियार और लूट की बाइक बरामद इसके पास से की गई है। इंदिरापुरम इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ बताई जा रही है। तो पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें विनीत नाम का बदमाश घायल हुआ है। लूट की वारदात को अंजाम दिया करता था। जब इसे पकड़ा गया तो इसके पास से अवैध हथियार और लूट की बाइक भी बरामद कर ली गई है। इंदिरापुरम इलाके में पुलिस और बदमाशों की इस मुठभेड़ को अंजाम दिया गया है। और झांसी में सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के ग्वालियर रोड पर ओवरलोड वाहनों की चेकिंग के दौरान एआरटीओ की टीम को डंपर से कुचलने की कोशिश की गई। इस वारदात में उप संभागीय परिवहन विभाग के एआरटीओ सिपाही बाल बाल बच गए। फिलहाल आरोपी डीसीएम चालक के खिलाफ आरटीओ विभाग ने एक अधिकारी ने थाने में प्रार्थना देकर मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। एक्चुअली क्या है कि मैं झांसी ग्वालियर बाईपास से गुजर रहा था। हमारे साथ हमारे परिवर्तन सिपाही सुरेश कुमार, और अचानक से मुझे एक डीसीएम दिखती है दूसरे साइड पे, जिसमें सरिया गाड़ी के बाहर निकला हुआ है। तो और वो हमें प्रथम दृष्टया ओवरलोड भी प्रतीत हुआ। 6 चक्का गाड़ी थी। तो मैंने अपने सिपाही को कहा कि आप गाड़ी घुमाइए और इस गाड़ी के प्रपत्र चेक करिए। जब गाड़ी घुमाकर हम ले गए और उसके प्रपत्र चेक किए तो गाड़ी ओवरलोड। वाहन चालक ने उस समय कोई प्रपत्र नहीं दिखाई, तो हमने उस वाहन को आगे बढ़वाने के लिए उसको बोला। जब जैसे ही वाहन को आगे बढ़वाया जा रहा था तो उसी समय पीछे से एक डंपर गति से आ रहा था। उसको हमारे वाहन परिवर्तन सिपाही था, उसके रुकने का संकेत उसको दिया।
लेकिन उसने वाहन की गति धीमी नहीं की, तीव्र गति से उसने उस परिवर्तन चालक को भी कुचलने का प्रयास किया। और गोरखपुर पुलिस ने प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर के अपहरण मामले का खुलासा कर दिया है। डायरेक्टर के साथियों ने ही पैसों के लालच में उसको बंधक बनाया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खोराबाद पुलिस ने रामनगर कड़जहां इलाके से आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डायरेक्टर को अगवा कर 3.5 लाख की रंगदारी की मांग की गई थी। ये मामला जब सामने आया तो इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को धर दबोचा है। और प्रतापगढ़ में बेखौफ दबंगों ने घर में घुसकर युवक को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि नाग पंचमी के अवसर पर आयोजित अखाड़ा प्रतियोगिता में हुए विवाद के बाद 2 बाइकों से आए 5 दबंगों ने सरेआम ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में युवक के सीने और हाथ में 2 गोलियां लगी है। वारदात को अंजाम देकर हमलावर फरार हो गया। आनंद फानन में घायल को मेडिकल कॉलेज में रेफर करा दिया गया, जहां से गंभीर हालत में उसे डॉक्टरों ने प्रयागराज रेफर कर दिया। मंधाता थाने के टीकरी गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि कोई पुरानी रंजिश थी जो कि इस मामले में सामने आ रही है। प्रकरण संज्ञान में आया है। थाना मांधाता के टिकरी गांव से संबंधित मामला है और इसमें एक आदित्य पटेल व्यक्ति को 2 गोलियां लगी हैं, एक पेट के पास में और एक हाथ के पास में लगी हुई है। और इनका उसके द्वारा जो बयान दिया गया उसके अनुसार से पुरानी रंजिश के चलते कुछ लोगों के द्वारा उसे गोली मारी गई है। उसको जिला चिकित्सालय लाया गया था, जहाँ से उसे एसआरएम रेफर कर दिया गया है। उसके द्वारा जो तहरीर दी जाएगी उस आधार पर हम लोग सहयोग पंजीकृत करके शीघ्र ही जो आरोपीगण हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और आज सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री योगी सुबह गोरक्षनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाने के बाद मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित वृहद रोजगार मेले का निरीक्षण भी करने वाले हैं। साथ ही लोगों को संबोधित भी करेंगे। मेले में एक ही दिन करीब 8000 युवाओं को नौकरी मिलने जा रही है। इसके बाद नगर निगम गोरखपुर के 125 करोड़ रुपए की लागत वाली 86 परियोजनाओं का लोकार्पण भी और शिलान्यास भी मुख्यमंत्री यहां से करने वाले हैं। साथ ही 10 नई इलेक्ट्रिक बस, 2 टूरिस्ट बस, 25 कूड़ा उठाने वाले वाहन और 2 जेंटिंग मशीन को भी यहां से मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग की ओर से यहां दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल का वितरण भी करेंगे। साथ ही सीएम के हाथों केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित होने का अवसर भी मिलेगा। और गोरखपुर में सीएम योगी ने कल नागपंचमी के अवसर पर शिव साधना की। मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर में भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया और पूजा अर्चना भी की। तो यादव परिवार क्या चल रहा है यहां पर? जी हां, समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने सीएम योगी से मुलाकात की तो उत्तर प्रदेश की सियासत में घमासान मच गया। विरोधियों ने तो सवाल उठाए कि खुद रामगोपाल यादव के भाई शिवपाल यादव ने मुलाकात को लेकर रामगोपाल और अखिलेश पर हमला बोला है। शिवपाल यादव ने रामगोपाल यादव की चिट्ठी को ट्वीट किया। उन्होंने पूछा कि न्याय की यह लड़ाई अधूरी क्यों है। अखिलेश और रामगोपाल से सवाल पूछते हुए उन्होंने लिखा कि आजम शजील के लिए न्याय की ये लड़ाई क्यों नहीं है, कार्यकर्ताओं के लिए न्याय की लड़ाई नहीं है। तो इस तरह के सवाल शिवपाल ने चिट्ठी लिखकर उठाए हैं। तो शिवपाल यादव पर रामगोपाल का प्रहार देखने को मिला। सीएम से रामगोपाल की मुलाकात पर यह हमला शिवपाल की तरफ से किया गया। बहुत सारे ऐसे सवाल थे इस चिट्ठी में जो कि शिवपाल ने उठाए और बहुत सारे सवाल उठाते हुए उन्होंने सीधे सीधे रामगोपाल पर ही निशाना साधा है। रामगोपाल यादव और सीएम की मुलाकात हुई थी। हालांकि ये मुलाकात कुछ और थी, लेकिन अब इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं और उसी को लेकर अब शिवपाल ने भी एक बड़ी सी चिट्ठी और उसमें कई सारे सवाल उठाए हैं। और बीजेपी और पीएसपीएल ने इस पर क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। देखिए, शिवपाल यादव जी ने रामगोपाल जी से क्या सवाल पूछे हैं, रामगोपाल जी और शिवपाल जी का क्या मामला है और अखिलेश यादव जी इस पर क्या जवाब देंगे,
यह कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी का मामला है। यह उनके परिवार और पार्टी का विषय है। भारतीय जनता पार्टी का इन विषयों से कोई लेना देना नहीं। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। बहुत दिनों से कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है। बहुत सारे कार्यकर्ताओं के घरों पर बुलडोजर चला, परेशान किया गया, किसी पे बहुत सारे मुकदमे लादे गए, चाहे वो आजम खान साहब हो, चाहे और भी बहुत सारे छोटे बड़े नेताओं के ऊपर। तब आप कहाँ थे? तब आपकी सोच कहाँ थी? आज अचानक से अगर आप किन्हीं एक दो लोगों के लिए जाएंगे तो आपके ऊपर सवाल उठना लाजिमी है। और रामगोपाल यादव पर सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के समधी ने बड़ा आरोप लगा दिया है। हरिओम यादव ने कहा कि रामगोपाल अपने बेटे और बहू को बचाने के लिए सीएम से मिलने गए थे। साथ ही हरिओम यादव ने अखिलेश को असली और नकली चाचा में पहचान करने की नसीहत भी दे डाली। बता दें कि रामगोपाल यादव ने सीएम योगी से मुलाकात की थी, जिसको लेकर सियासी बाजार अब गर्म है। जांच से बचने के लिए यादव सिंह वाले प्रकरण में फंस रहे हैं बुरी तरह, तो ये माननीय मुख्यमंत्री के सामने गिड़गिड़ाने और रोने गए, घुटना टेकने गए। और मैं समझता हूँ कि योगी जी जैसे मुख्यमंत्री ऐसे लोगों को कभी माफ़ नहीं कर सकते। अखिलेश जी को अभी भी समझ लेना चाहिए कि इस चाचा से सावधान रहें। जो असली चाचा थे उनको दूर कर रहे हैं और ये नकली चाचा को गले लगा रहे हैं। और बारिश के बाद से बिजनौर में कोटावाली नदी उफान पर है। नदी के किनारे के इलाकों में जलस्तर काफी बढ़ चुका है। वहीं इस बीच एक कार तेज बहाव में फंसकर बह गई। हालांकि ड्राइवर ने वक्त रहते कार से कूदकर अपनी जान बचा ली। ये पूरा मामला मंडावली इलाके का है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से ये कार बह गई। पानी का ऐसा सैलाब आया कि कार बहती दिखाई दी। हालांकि जो चालक इसमें सवार था उसने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचा ली और वो बाल बाल बच गया। लेकिन आप समझ सकते हैं कि सैलाब में कार किस तरह से बह गई और किस तरह की स्थिति वहां पर इस वक्त दिखाई दे रही है। तूफान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार बारिश की वजह से नदियां उफान पर है, सड़कों पर पानी आ गया है। और कुछ इसी तरह की तस्वीरें दिखाई दी बिजनौर से, जहां पर उफान के बीच में एक गाड़ी फंस गई। हालांकि गाड़ी सवार ने किसी तरह से अपनी जान बचाई सैलाब से निकलकर, लेकिन जो गाड़ी थी वो उसे नहीं बचा पाया और सैलाब ने गाड़ी अपने साथ लेकर सैलाब बहाती हुई चली गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये गाड़ी बहती चली गई इस पानी से। और दिल्ली में न्यूज 18 के अमृत रत्न कार्यक्रम में स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी से विवाद पर कहा कि अब असभ्यता मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने सुना था मीडिया से कि सोनिया जी का वर्चस्व ऐसा, उनका स्वभाव और संस्कार ऐसा कि वो कभी भी मर्यादा भंग नहीं करती। हम में से कई लोगों को ये कहा गया था कि हम जैसे हिंदुस्तानियों से बेहतर आचरण उनका रहा है। मैं उम्र में उनसे छोटी हूं। सदन जब स्थगित हुआ तो वो मेरी कुर्सी की तरफ आई। उस वक्त एक 73 साल की हमारी वरिष्ठ महिला नेत्री वहां उपस्थित थी। जब वो आई तो अपने पुरुष नेताओं के संग आई। ऐसा नहीं है कि नहीं जानती थी कि वो मेरी कुर्सी है। रमा दीदी बिहार से हैं, पिछड़े परिवार से हैं, और उन्होंने आकर रमा दी से कहा कि मेरा नाम मत लो। मैं वहाँ उपस्थित थी। मैंने विनम्रता से कहा कि आप अगर मैम कुछ पूछना चाहती हैं तो बोला मैंने है, कैन आई हेल्प यू? You said, ma'am, can I help you? अब बड़ी हैं तो फिर मैम कहकर ही संबोधन करना चाहिए। उनका आक्रोश अपेक्षित नहीं था। उनके बेटे को जनता ने नकारा, बार बार मौका देने के बाद नकारा। लोकतांत्रिक ढांचे में उनके बेटे ने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया, इसलिए उनके बेटे को हराया। ये गलती मेरी नहीं है। लेकिन इस हराया तो लोकतंत्र में जनता ने मुझे अपने प्रतिनिधि के नाते चुना। जी। कहीं ना कहीं वो आक्रोश इस बात का है कि एक साधारण महिला
ये दुस्साहस कैसे कर सकती हैं। और अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर अयोध्या में विकास किया जाएगा। अयोध्या को सुंदर बनाने के लिए 700 करोड़ रुपए कैबिनेट के पास किए हैं। मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि काशी की तरह अयोध्या का विकास होगा। तो अयोध्या का विकास होगा, किस तरह से इसका विकास होगा जरा वो भी हम आपको बता दें। अयोध्या को सुंदर बनाने के लिए 700 करोड़ रुपए दिए गए हैं। राम मंदिर के आसपास की सड़कें सुंदर बनाई जाएंगी। राम मंदिर का मुख्य मार्ग मॉडल सिटी के तौर पर विकसित किया जाएगा। मुख्य मार्ग पर सारी सुविधाएं मॉडल सिटी के तर्ज पर ही उपलब्ध कराई जाएगी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकास किया जाएगा। इसके अलावा शहादतगंज, नया घाट, हनुमानगढ़ी और जुड़ने वाली जो सड़क होगी वो और ज्यादा चौड़ी की जाएगी। सीवर, दुकानदारों के लिए सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। तो ये तमाम सुविधाएं होंगी जबकि काशी कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। जो अति महत्वपूर्ण श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या का ये मुख्य मार्ग है, जिससे लोगों को कोई असुविधा न हो, उसकी आज चौड़ीकरण की सुविधाएं देने का आज निर्णय माननीय कैबिनेट ने लिया है। और इसमें विशेष बात ये होगी कि इसके निर्माण में सीवर की व्यवस्था, पावर केबल की व्यवस्था, वाटर डक्ट की व्यवस्था और अन्य जो सारी यूटिलिटीज होती हैं उन सब के साथ डेवलपमेंट होगा, ताकि भविष्य में कभी सड़कों की खुदाई हो गई, कोई और दिक्कतें नहीं होंगी, एक साथ कनेक्ट करेंगे। तो एक मॉडर्न सिटी के ट्रंक रोड के रूप में इसको डेवलप करने का निर्णय लिया गया है। उसके लिए आप स्वीकृति दी गई है और इसका कार्य 2 साल में पूर्ण होने का भी एक लक्ष्य तय किया गया है। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव में बीएसपी ने एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को समर्थन दे दिया है। मायावती ने ट्वीट कर लिखा, बीएसपी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए हो रहे चुनाव में भी व्यापक जनहित और अपनी मूवमेंट को भी ध्यान में रखकर श्री जगदीप धनखड़ को अपना समर्थन देने का फैसला किया है तथा जिसकी वह आज औपचारिक रूप से घोषणा भी कर दी है। तो अब बीएसपी उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर धनखड़ को, यानी जो कि एनडीए के उम्मीदवार हैं, उनको समर्थन देगी और इस बात का जिक्र उन्होंने ट्वीट कर दिया है। और लखनऊ से खबर है जहां पर बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहे ओपी राम गिरफ्तार कर लिए गए हैं। फर्जी यूजर आईडी से 2.33 करोड़ रुपए यानी करीब 2.5 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप है। 1596 उपभोक्ता का बिजली बिल कम कर विभाग को इन्होंने चूना लगाया। 2015 में आजमगढ़ में तैनाती के दौरान इस धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दिया गया। पासवर्ड रीसेट करने के नाम पर इस धोखाधड़ी की गई है। साइबर क्राइम की टीम ने जांच के बाद अब इनकी गिरफ्तारी की है। और रुकेंगे आप छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहां जारी है। हमेशा